हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हर्षिता महर्षि साइकोलॉजी। चलिए, एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हम यहाँ पे कंप्लीट यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाता है। नोट्स आपको प्रॉपर दोनों के अंदर मिल रहे हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, रिविजन करेंगे, सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं हम। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द सीरीज, आपको अगर ये सीरीज ज्वाइन करनी है, स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। थ्योरेटिकल पोर्शन आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। हम अराउंड 4000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। आप सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आपने नॉलेज गेन करी, जो भी आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। एंड क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्लासेस। पीडीएफ भी आपको मिल रही है। आप और भी नए टॉपिक्स यहाँ पे सीखने वाले हैं इनके बियॉन्ड। और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो गूगल फॉर्म की लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सो यूनिट 8 हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन के बारे में कि एट्रीब्यूशन क्या होता है। क्या होता है एट्रीब्यूशन? सिंपली ये बताना कि कोई इस तरीके से क्यों कर रहा है। आप किसी को देखते हैं, किसी ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया। लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो क्यों करते हैं। जब आप इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं ना कि हाँ इसकी तो पर्सनालिटी ऐसी है, ये तो हमेशा लेट ही होता है, ये लेजी है ना इसलिए लेट हो जाता है, ये सब चीज से हम बोलने लगते हैं। किसी ने कोई काम किया, किसी ने कुछ भी किया, और हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, हाँ इसने है ना ऐसा इसलिए किया होगा, ये फेल हो गया, ओ लेजी है ना, पढ़ता ही नहीं था, सोता रहता था, इसलिए फेल हो गया। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। वो होता है एट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं किसी बिहेवियर को या इवेंट को। अब ये दो तरीके से आ सकती है। या तो आप कहते हैं कि भाई वो खुद ऐसा ही है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप कहते हैं कि हाँ क्योंकि सोता रहता था ना, पूरे टाइम क्या कर रहा था, सो रहा था, लेजी है, आलसी है, इस वजह से नहीं हुआ एग्जाम क्लियर। तो आपने किस पे डाला, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर ये चीज डाली कि एग्जाम क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हो गया कोई, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो आलसी है, वो सोते रहते थे, वो पूरे टाइम फोन देखता रहता था, पढ़ता नहीं था। तो इसे आप कहते हैं इंटरनल एट्रीब्यूशन। वही आपसे पूछूं आपका एग्जाम क्यों नहीं हुआ, आप कहेंगे वो क्या है ना, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था आपकी बार, इतना डिफिकल्ट पेपर था, समझ ही नहीं आ रहे थे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं, आधी चीजें तो आउट ऑफ सिलेबस थी। तो आपने क्या किया, आपने सिचुएशन पे डाला। तो जब भी आप चीजों को क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं और किसी की पर्सनालिटी के ऊपर डालते हैं, उसे आप इंटरनल एट्रीब्यूशन कहते हैं। वही जब आप वो चीज क्या करें, सिचुएशन पे डाल दें कि सिचुएशन ऐसी थी इस वजह से ऐसा हुआ है, तो आप उसे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे आप इसको डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन भी कहेंगे और इसे आप सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी कहेंगे। समझ में आया ये चीज? आंतरिक अभिग्रहण और बाह्य अभिग्रहण। आंतरिक कब होता है, जब व्यक्तित्व पे डाल देते हैं। बाह्य अभिग्रहण कब होता है, जब स्थिति या बाहरी परिस्थिति पे आप वो चीज डालते हैं, इसका कारण क्या रहा होगा ये। अब यहाँ पर ना काफी सारे एट्रीब्यूशनल बायसेस हैं हमारे पास, कि बायसेस का मतलब मिस्टेक्स, जो गलतियां हम करते हैं ये एक्सप्लेन करने में कि कोई इंसान इस तरीके से क्यों कर रहा है। अब एट्रीब्यूशन तो हम बनाएंगे कि भाई ये ऐसा इसलिए कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट उसमें गलतियां भी तो होती है ना। आपने कहा वो फेल हो गया क्योंकि वो आलसी है, और आप फेल हो गए क्योंकि आप क्या थे, पेपर ही डिफिकल्ट था। तो हम भी तो कह सकते हैं ना कि पेपर डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि आपने पढ़ाई ही नहीं की होगी। तो ये क्या कुछ ना कुछ गलतियां हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेन करने में कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई चीज ऐसी क्यों हुई है। तो उन्हीं को अपन समझते हैं। कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पांच। तो सबसे पहले है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। We tend to attribute others' action to their personality.
हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को नहीं ब्लेम करते हैं, हम किसको ब्लेम करते हैं, इंसान को। जैसे अपन ने देखा कि फेल क्यों हो गया, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो आलसी है, इसलिए वो फेल हो गया। आप लेट क्यों आए, क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आप इग्नोर करते हो इंस्ट्रक्शंस को, इसलिए आप लेट हो गए। आप, और मैं आपसे पूछूं आप क्यों लेट हुए, आप कहोगे ट्रैफिक ज्यादा था ना इसलिए लेट हो गए। तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में याद रखो दोनों का आता है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसमें हम दोनों की बात करेंगे। वन सेल्फ एंड अदर, ठीक है ना। वी एट्रीब्यूट अदर्स एक्शंस टू देयर पर्सनालिटी एंड ऑल्सो आर्ट्स, एंड आर्ट्स हमारे किसको करते हैं, सिचुएशन को। नेक्स्ट है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। हम क्या होता है ना, हम अपने आप को एक्टर समझते हैं। अब मुझे बताओ, कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी में जो एक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, क्या उसकी कोई गलती हो सकती है कभी, नहीं। अगर विलेन ने किसी को मार दिया तो हाँ ठीक है, गलत किया, बट अगर एक्टर उस विलन को मार दे तो मारना, किसी को मारना तो गलत ही है। लेकिन हम बहुत खुश हो रहे होते हैं जब पंचेस विलन को पड़ रहे होते हैं, और हम बहुत दुखी होते हैं जब पंचेस हमारे हीरो को, एक्टर को पड़ रहे होते हैं, उसको कोई मार रहा होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। बट जब एक्टर मारता है तो हम तालियां बजा रहे होते हैं। तो इसका मतलब हम एक्टर है, हम भी तो क्या है, हम हमारी लाइफ के सेंटर कैरेक्टर है ना। हमारी लाइफ का मेन कैरेक्टर कौन है, हम खुद हैं। तो हम जो चीजें करते हैं वो सब सही होती है हमारी नजर में। तो वही चीज है, तो हमारे से कोई गलती होगी, हमने कुछ गलत किया तो हम क्या करेंगे, हम सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, ना कि खुद को ब्लेम करेंगे। समझ में आया। अरे सॉरी, यहां पर होगा वन सेल्फ एंड अदर। सो सॉरी। ठीक है ना। एक्टर ऑब्जर्वर बायस में क्या होता है, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में हम बायसेस क्रिएट करते हैं। आप गिर गए, देयर वाज अ क्रैक इन द साइड वॉक। आप अगर रोड पे चलते चलते गिर गए तो आप कहेंगे कि अरे यहाँ पे क्रैक था, इस वजह से मैं गिर गया। कोई और गिरेगा तो क्या कहेंगे, अरे क्लमजी, ये देख के नहीं चलता, इस वजह से गिर गया, दिखता तो है नहीं इसको। फिर सेल्फ सर्विंग बायस, तो ये दूसरों के बिहेवियर के बारे में है, ये आपसे पूछते हैं ना। तो इट इज अबाउट अदर्स बिहेवियर। एक्टर ऑब्जर्वर खुद के और दूसरों के बारे में होता है। तो खुद में तो क्या करते हैं, अगर हमने कोई गलती की है तो सिचुएशन में प्रॉब्लम है, सिचुएशन की गलती है। दूसरों ने कुछ किया है तो उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, उनकी खुद की गलती है। फिर है सेल्फ सर्विंग बायस। अब सेल्फ आ रहा है ना, तो सेल्फ का मतलब है कि हमारे बारे में, ये पूरी तरीके से आपके बारे में है। इट इज अबाउट वन सेल्फ ओनली। यहाँ पे किसी दूसरे के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, जब भी आप सक्सीड करते हैं, जब भी आप किसी चीज में सक्सेस पाते हैं, या फिर आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं। आपने एग्जाम दिया, दो चीजें होंगी, या तो आप एग्जाम क्लियर होगा, या तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत की है, इस वजह से मैं क्या हो गया, मैं पास हो गई, मैं पास हो गया। मैं दिन रात पढ़ रही थी, मैं रातों रात जग रही थी, पूरी पूरी रात मैंने जगी, 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ाई की है मैंने, ऐसे बोलोगे आप। मतलब बेसिकली आपका कहना है क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। और ठीक है, आप कब एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, नो डाउट। तो जब आप सक्सीड होते हैं तो आप खुद को उसकी सक्सेस का मतलब वो देते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, खुद को खुद क्रेडिट लेते हैं कि हाँ भाई मेरा वो है। बट जब आप फेल होते हैं तब हम दूसरों को करते हैं, मतलब पेपर डिफिकल्ट था, या हो सकता है वो टीचर ही मेरे को नंबर नहीं देना चाहती, वो मेरे से चिढ़ती है इसलिए नंबर नहीं देती है। मैंने तो सही लिखा था लेकिन कॉपी चेक अच्छे से नहीं हुई मेरी, इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आई है, या पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था आपकी बार का। तो मेरा क्या, क्लास में से, हमारे क्लास में 50 बच्चे, 50 में से 40 बच्चे फेल है, पेपर ही ऐसा आया था।
तो जब भी हम फेल होते हैं तो उसको हम सिचुएशन पे डालते हैं, जब हम सक्सीड होते हैं, जब हम तो उसको हम खुद पे डालते हैं, खुद की पर्सनालिटी पे डालते हैं। तो ये पर्सनालिटी पे सक्सेस को, और फेल होते हैं तो सिचुएशन पे। ऑप्टिमिज्म बायस, ऑप्टिमिज्म में हमें लगता है कि अच्छी चीजें सिर्फ हमारे साथ होगी, मतलब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने वो पहली वाली लाइन थोड़ी गलत बोल दी। बुरी चीज, हमारे साथ कभी कोई बुरी चीज नहीं होगी। दूसरों के साथ वो सेम चीज हो सकती है, लेकिन हमारे साथ नहीं होंगी। ठीक है, दूसरों के साथ हो सकती है, दूसरों के घरों में चोरियां हो सकती है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होगा। दूसरों का एक्सीडेंट हो सकता है, बट अगर मैं रैश ड्राइविंग करती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बुरी चीजें नहीं होंगी। बुरी चीजें दूसरों के साथ होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूसरों को होगी, मुझे नहीं होगी। इससे वजह से क्या होता है, इस वजह से अच्छा है, ठीक है, आप होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्ट रहो, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कहीं एक, कहो तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है ये, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि भाई जो दुनिया है वो बहुत ही, जो वर्ल्ड है वो बहुत ही डरावनी जगह है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस सोच से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, उस डर से अपने आप को बचा के रखने के लिए हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो सब अच्छा ही होगा। तो मतलब हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, दूसरों के साथ हो सकता है बट हमारे साथ नहीं होगा। ये याद रखना। जस्ट बिलीव वर्ल्ड, इसका मतलब है कि दुनिया जो है, ये जो वर्ल्ड है, ये फेयर है, और लोग जो डिजर्व करते हैं ना उनको वही मिलता है। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं वो चीज। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आपने डिजर्व करते हैं आप वो चीज, क्योंकि दुनिया तो बहुत सही है। समझ में आया? तो अच्छी चीजें किसके साथ होती है, अच्छों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। ये कहना है जस्ट बिलीव वर्ल्ड का, कि मतलब अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है तो इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं, विच इज नॉट गुड। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि धरती पे पाप बढ़ रहा है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, सॉरी, हो नहीं रही, नहीं हो रही है, भगवान नाराज है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। आपने सुनी होगी ये चीज है। विक्टिम ब्लेमिंग करना बेसिकली जस्ट बिलीव वर्ल्ड का पार्ट है, कि भाई आप ही के में कोई गलती होगी, आप ही ने इस तरीके से कुछ किया होगा, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज तो क्यों होगा आपके साथ में ऐसा। ये चीज हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। तो जस्ट बिलीव वर्ल्ड, कि दुनिया बहुत अच्छी है, पर आप ही क्या हुआ, आप खराब हो, और अगर कुछ खराब आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते आप। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वहां तक सबको क्लियर है? अब हमारे पास एट्रीब्यूशन की एक थ्योरी है, कैलीज कोवेरिएशन मॉडल। देखिए, इन्होंने कहा कि ये डिसाइड करने से पहले कि जो बिहेवियर हो रहा है वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर से, या फिर उसके कोई इंटरनल कॉजेज है, यानी कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आप ऐसे अपने मन से नहीं बनाओगे ये चीज कि अच्छा ये तो है ही ऐसा, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले इवैल्यूएट करेंगे, आप देखेंगे कि ये इंटरनल कॉजेस की वजह से है कि एक्सटर्नल की वजह से, और उसके लिए हमें 3 तरह के इन्फेरेंसेस बनाने हैं, हमें 3 चीजों के बेसिस पे काम करना है, कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसेंसस। देखो, अब कंसेंसस का मतलब क्या होता है? The extent to which an individual reacts to the event in the same manner as others. एक किसी सिचुएशन के अंदर जैसा बाकी बिहेव कर रहे हैं ना, वैसा ही आप कर रहे हो। अगर बाकी उस सिचुएशन में परेशान है तो इसका मतलब और आप भी परेशान हो तो ठीक है। बाकी सबको वो सिचुएशन बहुत बढ़िया लग रही है, वो जगह बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन आपको खराब लग रही है, तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो कंसेंसस का मतलब होता है कि जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं वैसा ही आप बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है ना? क्योंकि सिचुएशन खराब है। आप शादी में गए, सबको बढ़िया लग रही है शादी, सब खाना भी बहुत बढ़िया है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, हमारा ध्यान भी बहुत रखा जा रहा है,
लेकिन आपके साथ एक जना वो बोल रहा है कि नहीं खाना तो बहुत बकवास है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है हमको तो कुछ भी, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, देखो रूम्स भी अच्छे नहीं दिए हैं, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, सबको बढ़िया लग रहा है पर उसको नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द पर्सन। बाकी 10 लोगों को सब सही लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है, तो कंसेंसस नहीं है। कंसिस्टेंसी, क्या हर बार ही ऐसा होता है? हो सकता है वो पहली बार उस जगह पे उसी शादी में ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो हर जगह ही ऐसा करते हैं। आप जब भी उनके साथ कहीं बाहर जाते हैं वो हमेशा कमियां ही निकालते हैं, ठीक है? तो एक्सटेंड टू विच पीपल बिहेव इन अ सेम मैनर ओवर द टाइम टू अ पर्टिकुलर इवेंट। वो जब भी उस पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं वो हमेशा उसमें कमियां ही निकालते हैं। या फिर क्या हो सकता है, सब लोग ही ऐसा करते हैं। अब सब लोग ही ऐसा करते हैं कि वो हर बार उस जगह पे जाते हैं और कमी निकालते हैं, तो कंसिस्टेंसी क्या है? सब लोग नहीं यार, अगर वो इंसान, वो इंडिविजुअल हर बार वहीं पे जाता है, हर बार बोलता है कि खराब जगह है, ये ऐसा है, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा है। कंसिस्टेंसी ज्यादा है तो क्या हुआ, सिचुएशन या तो पर्सनल उसमें ही कोई दिक्कत हो सकती है, बट वो किसके साथ मैच करता है वो हम देखेंगे। वो कंसेंसस और कंसिस्टेंसी अगर साथ में जा रही है तब बात करेंगे। पर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या हमेशा एक ही जैसा बिहेव कर रहे हो क्या, कि जब भी आप उस जगह जा रहे हो तब आप हमेशा वैसा ही बिहेव कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी होती है। डिस्टिंक्टिवनेस, क्या ये इंडिविजुअल सिर्फ इसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करते हैं कि जब ये यहाँ पर आते हैं, या फिर ये कहीं और जाते हैं तो भी ये ऐसा ही करते हैं, कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, या फिर एक ही टाइप का बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि जहां जाते हैं वहीं पे कमियां निकालते हैं, या फिर सिर्फ यहाँ पे इसमें आके ही कमियां निकाल रहे हैं ये। तो देखो, इसको समझते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझो। आप कहाँ गए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने गए, आप सारे फ्रेंड्स हैं और आपके पास में ही क्या है, आपके पास में एक रेस्टोरेंट है और आप वहीं पे जाते हैं, आप यूजुअली वहीं पे जाते हैं, ये पास पड़ता है आपके, ऑफिस के ले लो, कॉलेज के ले लो, तो जब भी आप लोगों को लंच वगैरह करना होता है, ब्रंच पे करना होता है, जो भी करना होता है आप वहीं पे जाते हैं। वहां पे गए, अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके साथ एक आपका दोस्त है, वो क्या कर रहा है, वो बैठा है और बोल रहा है अरे यहाँ पे डेकोरेशन देखो कितना, डेकोर देखो, यहाँ का डेकोरेशन तो क्या होगा, ये लोग की टेबल्स वेबल्स तो कुछ खास नहीं है, कि प्राइस तो हमसे इतनी इतनी चार्ज करते हैं, मेन्यू पे इतना मतलब भारी भारी उन्होंने लिख रखी है, बट ना तो टेस्ट कोई ज्यादा खास है, और ना यहाँ पर कुछ ऐसा बैठने बैठने का कोई इतना अच्छा है, बस पैसे ले रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, आप लेट्स से आप 6 लोग गए, अब 6 के 6 लोग कहते हैं कि बहुत ही खराब जगह है, ना तो खाना इतना कोई खास है, ना सर्विसिंग अच्छी है, ना कोई बैठने की जगह है, और पैसा इतना चार्ज करते हैं लोग, बोल रहे हैं 6 के 6 बोलते हैं, बट बोलते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं और जाने को जगह नहीं है, तो इसलिए यहीं आ जाते हैं, ओके। या फिर सिर्फ आप ही कह रहे हैं, आपके जो एक बंदा आपके साथ में बस वही कहता है कि भाई बहुत खराब जगह है, ये नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ, अगर सिर्फ एक जना कंप्लेन करता है और बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स से ये है कोई, ये कुछ दीदी है हमारी, और ये क्या करती है, ये कंप्लेन कर रही है। अब अगर सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बाकी जो 5 दोस्त हैं वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ खराब है, तो कंसेंसस हाई है, सबका सेम ही ओपिनियन है। लेकिन अगर सिर्फ यही कर रही है तो इसका मतलब कंसेंसस लो है। अब ये जब भी इस रेस्टोरेंट में आती हैं वो हमेशा यही कहती है कि खाना अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, कुछ भी इनका तो अच्छा नहीं है, तो कंसिस्टेंसी आए कि हर बार ऐसा हो रहा है, भाई हर रोज आएंगी, हर रोज यही बातें बोलेंगी, समझ में आई? इसमें भी ये होगा, दिस पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स इन द रेस्टोरेंट, हर बार कंप्लेन होती है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेन हो रही है, ये भी कर रहे हैं बाकी भी करते हैं, तो हाई है, कंसिस्टेंसी हाई है दोनों ही केसेस में, कि जब भी आप वहां जा रहे हैं तब कंप्लेन हो ही रही है। अब ये क्या है, आपने एक दिन प्लान बनाया ऐसे कि भाई चलो वीकेंड आ रहा है तो हम, आपके कोई दोस्त हैं उनके घर चलते हैं,
वहां आज हम लोग लंच वंच करेंगे और फिर हम घर निकलेंगे। तो ये वहां गई और वहां जाके भी बोलती है, ओ व्हाट इज दिस, ये क्या खाना बनाया है, ये तो खाना इसको बनाना नहीं आता, जब इसको बनाना ही नहीं आता तो उसने बुला क्यों लिया हमको। कोई खाना अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई मसाले नहीं डाले हैं इसने तो। और घर घर भी बोले ठीक ठाक ही है, बैठने को भी ढंग से नहीं दिया, मतलब वो यहाँ पे भी आके ये सब कर रही है। तो इसका मतलब डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंस कोई कम नहीं है ना, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। वो पहले भी वो रेस्टोरेंट में जाएंगी तो वहां पे भी कंप्लेन करेंगी, वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाएगी तो वहां भी कंप्लेन करेंगी, फिर किसी के घर जाएंगी तो भी कंप्लेन करेंगी कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं है। तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, लो है। इसका मतलब ये है ही ऐसी, ये हर जगह कंप्लेन ही करती है, इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल एट्रीब्यूशन है। लेकिन ये किसी दूसरे रेस्टोरेंट में गई और वहां इन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखो यहाँ पर कितना अच्छा है, यहाँ पे फूड भी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, बैठने बैठने का भी कितना बढ़िया सिस्टम है, और उसके हिसाब से ये लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो बोले तो बहुत अच्छी जगह है। तो डिस्टिंक्टिवनेस हाई है कि हाँ दूसरे भी कंप्लेन कर रहे थे, फिर ये वहां जाके हर बार भी कंप्लेन करती है, लेकिन जब दूसरी सेटिंग में गए, दूसरे रेस्टोरेंट में गए तो वहां ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वो रेस्टोरेंट जहां ये पहले लंच करने जा रहे थे वही खराब है। तो शी कंप्लेन बिकॉज द रेस्टोरेंट इज टेरेबल। तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। अब आपसे पूछेंगे कि इंटरनल एट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंसेंसस लो होता है, कि बाकी लोग अग्री नहीं करते हैं आपसे, बाकी लोग का और आपका ओपिनियन क्या होता है, अलग अलग होता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी हाई होती है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, हर बार आप कंप्लेन ही करते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस लो होती है कि कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ पर भी कंप्लेन कर रहे हैं, आप कहीं और जाएंगे, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में आप गए तो वहां पे भी आप कंप्लेन ही कर रही थी, तो डिफरेंस नहीं है ज्यादा। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में सिचुएशन ऐसी है, वो रेस्टोरेंट खराब है, तो बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई सिचुए खराब तो है चीजें। फिर कंसिस्टेंसी भी हाई है, और डिस्टिंक्टिवनेस भी हाई है यहाँ पे। समझ में आई ये चीज, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना एट्रीब्यूशन, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ऑल्ट्रुइज्म होती है एक तरह की मोटिवेशनल स्टेट है, आपके अंदर की स्टेट है, जो किस चीज के लिए है, उसका अल्टीमेट गोल ये है कि हमें दूसरों का भला करना है। ठीक है, और इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। डोनेटिंग अनोनिमसली टू द चैरिटी, बिना बताए कि भाई मैंने चैरिटी में डोनेट किया, अपना नाम वाम छुपा के जब आप डोनेट करते हैं, इसका मतलब आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए कि अच्छा इसने इतना सारा डोनेट कर दिया है, ये कर दिया है। आप किसी की हेल्प करते हैं और आप बताते भी नहीं है, ऑल्ट्रुइज्म, कि आपको उसका क्या नहीं चाहिए, आपको वो चीज नहीं चाहिए कि अच्छा तुमने मेरी हेल्प की है, वो चीज नहीं चाहिए। तो जब भी हम बिना किसी रिटर्न के लिए, बिना ये सोचे कि इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, तब हम कुछ करते हैं, तो उसको आप ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। जब आप ये सोच के करते हैं कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, वो होता है प्रो सोशल बिहेवियर। समझ में आया, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न। तो देखो ये एक मोटिव है, याद रखना ये एक मोटिव है। प्रो सोशल एक बिहेवियर है, एक एक्शन है जो आप करते हैं। ये तो यहाँ पे भी जब आप बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्या है आपका, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, आप कुछ रिटर्न में नहीं चाहते हो, ऑल्ट्रुइज्म। तो एक तरह का मोटिव है कि जब आप कुछ करते हैं और उसको आप नहीं बताते हैं, तो ऑल्ट्रुइज्म उसके लिए होता है। तो वो बिहेवियर कौन सा हुआ, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो यहाँ पे जो बिहेवियर दिखाएंगे वो होगा ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। प्रो सोशल जब आप अगेन बिहेवियर है, लेकिन आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में कि भाई मैं हेल्प कर रही हूं तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ये देखो,
ये देखते हो ना, इस तरह की रील्स बहुत देखी होंगी, ये प्रो सोशल बिहेवियर है कि लोगों को हेल्प करते हैं, वो खाना-वाना बाँटेंगे, गरीबों को कुछ और देंगे, फिर क्या कर रहे हैं उसकी रील बना के डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस पे लाइक्स आएँगे, व्यूज़ आएँगे और क्या होगा? पैसा आएँगे, पैसे आएँगे। तो ये क्या है? ये प्रो सोशल बिहेवियर है कि ठीक है मैंने तुमको पैसे दिए लेकिन मैं फ़ोटो खींचूँगा, मैं दुनिया को बताऊँगा कि मैंने ऐसा किया है। अब हमारे पास बहुत सारे इसके मॉडल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जो बताती हैं रीज़न फॉर हेल्पिंग कि आपने किसी को क्यों हेल्प की है। सबसे पहले तो किन सिलेक्शन थ्योरी, जो लोग आपसे जेनेटिकली रिलेटेड है, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली होती है, आप उनको हेल्प करना चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है कि भई जो हेल्पिंग वाले जीन्स है ना, या फिर जो बेसिकली आपके जीन्स हैं, वो आगे कंटिन्यू होते रहें, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आपकी जनरेशन आगे से आगे बढ़ती रहे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपका कोई दोस्त है, आपका भाई भी है, आपके पेरेंट्स भी हैं। मतलब आपके पेरेंट्स हैं, आपका भाई है, फिर कोई आपका नेबर है, फिर आपका कोई दोस्त है। सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा हमारे लिए कि हम हमारी फैमिली को बचाएँ। फिर आप सोचेंगे कि आप अपने कलीग्स को बचाएँगे या अपने दोस्तों को बचाएँगे। पहले होगा कि ब्लड वालों रिलेशंस को हम बचाने की कोशिश करते हैं। किन सिलेक्शन थ्योरी, पेरेंट्स इतना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। अगेन किन सिलेक्शन थ्योरी, क्यों कर रहे हैं? वो इतना हेल्प कर रहे हैं, इतनी सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जनरेशन आगे पास ऑन हो सके, उनके जीन्स पास ऑन हो सके। एम्पैथी ऑल्ट्रुइज्म मॉडल, यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। इंडिविजुअल फील गुड बाय हेल्पिंग द पर्सन इन नीड। किसी जरूरतमंद को देख के हमें क्या होता है कि हम उसका पेन महसूस कर पाते हैं कि भाई इसको कितना पेन में होगा, कितना दर्द में होगा, ये इसके साथ ऐसा हो रहा है। इस वजह से हम उसको जेन्युइनली उसकी सफरिंग को कम करने के लिए, उसके पेन को, उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। आप किसी इंजर्ड डॉग को देखते हैं, किसी डॉग का आप देखते हैं कि पैर वैर में लग गई है, उसके खून आ रहा है, और आप क्या करते हैं, आप जाके उसको हेल्प करते हैं, आप डॉक्टर के लेके जाते हैं। आप देखते हैं कोई बूढ़ी औरत है, वो उनको स्ट्रगल हो रहा है वो रोड क्रॉस करने में, आप उनकी हेल्प कर देते हैं। आपको बुरा लगा इसलिए आपने हेल्प कर दी। दैट इज तो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है कि आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये आपके बारे में, क्योंकि आपको अच्छा लगता है दूसरों को अच्छा देख के कि चलो ठीक है, वी हैव हेल्प देम। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, ये आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, दूसरों की नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं। ऊपर आप एम्पैथी में क्या कर रहे थे, दूसरों की नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो परेशान हो रहे थे उसको। यहाँ पे आप खुद की नेगेटिव फीलिंग्स, जो आपके अंदर शायद किसी प्रकार की सैडनेस है, डिस्कम्फर्ट है, गिल्ट है, उसको कम करते हैं। आप किसी पे चिल्ला देते हैं, आपने किसी पे बहुत तेज गुस्सा किया, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, उनको काम में हेल्प करवाते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आपको गिल्टी फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। और इस वजह से आप क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने के लिए या फिर आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। फिर है एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। यहाँ पे आप इंजॉय करते हैं पॉजिटिव रिएक्शन जो सामने वाले का आता है, जिसने हेल्प ली है, आप उसको देख के कि भाई अच्छा ये खुश है, उसको आप इंजॉय करते हैं कि आपने क्या किया, आपने किसी, आप छोटा कोई है, आपसे आपका छोटा भाई है, बहन है, उसको आपने होमवर्क में हेल्प कर दी, आप देखेंगे वो आपको कहेगा कि वो थैंक यू सो मच और ये और वो खुश, तो आपको अच्छा लगेगा। आपने किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करी, तो आपको सामने वाले का जो पॉजिटिव रिएक्शन आता है ये देख के कि ओ यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, वो आप देखना चाहते हैं, इस वजह से आप किसी की हेल्प करते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये है डिसीजन स्टेज मॉडल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। डार्लेन लेटने का ये मॉडल है कि, और हर बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर बार ये चीज आपसे पूछी जाती है, स्टेप्स इसके पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि आप क्यों हेल्प करते हैं और कभी आप क्यों हेल्प नहीं कर पाते। कभी हम हेल्प कर देते हैं लोगों की, बट कभी हम हेल्प नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है। तो जो भी हेल्पिंग बिहेवियर है ना, वो 5 स्टेप्स में आता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5। याद रखना 5 स्टेप्स है। ये 5 स्टेप्स अगर पूरे पूरे फॉलो होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हेल्प करेंगे, अदरवाइज आप हेल्प नहीं करेंगे। चलो,
सबसे पहला होता है कि आप नोटिस करते हैं कि कोई इमरजेंसी हुई। आपने देखा कि आप रोड पे जा रहे हैं और किसी को कोई गिर गया है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई भी है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, और वो क्या हो गया, वो गिर गए, वो रोड पे गिर गया। आपने देखा, आप सबसे पहले तो लेट्स से नोटिस करने वाले कि कुछ तो हुआ है, कि कोई गिरा है शायद। अब दो कंडीशन हो सकती है कि आपने क्या किया, या तो आप अपने फोन में बिजी हैं, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आप खुद की कुछ किसी से झगड़ा हो गया है, आप उनसे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप क्या है, आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप शायद इतना ध्यान ही ना दे, आप ये नहीं सोचेंगे कि वो इमरजेंसी है क्या। मतलब आपने देखा है कि कोई कोलैप्स हो गया है रोड के ऊपर, कोई गिर गया है, बट आप शायद खुद में ही इतना बिजी थे कि आपने उसको इमरजेंसी समझने के लिए नहीं समझा कि कोई इमरजेंसी होगी, क्या आप देखेंगे चलो छोड़ो, आप निकल जाएंगे। कि आजकल तो पता नहीं लोग इतनी रील्स वील्स बनाते रहते हैं, ऐसे ही रोड पे गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, कभी कहाँ गिर रहे हैं, कभी कीचड़ में गिर रहे हैं, तो बोले ये ऐसे कुछ हो रहा होगा, और आप इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड है। तो आप क्या हेल्प करेंगे, नहीं, आपने पहले नोटिस ही नहीं किया उसको अच्छे से, आपने यही नहीं समझा कि जो हुआ है, वो जो इंसान गिरा है, शायद वो एक इमरजेंसी हो सकती है। फिर इंटरप्रेट द इवेंट एज एन इमरजेंसी। अब लेट्स से आपने देखा कि कोई जो मैन है वो कोलैप्स हो गया है रोड के ऊपर, और आप देखते हैं कि मे बी देयर इज एन इमरजेंसी, आप इंटरप्रेट करते हैं इसको कि इमरजेंसी है। आप क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि ओ शिट, कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कहीं पे, इसको कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, किसी को कुछ और दिक्कत तो नहीं हो गई है, ये होता है। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप उसको चेक करेंगे कि हाँ सब ठीक है, कि कैसे गिर गया, कोई पैर ही फिसला है, सीरियस तो नहीं है क्या, जो भी सिचुएशन है, आप क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं कि आप उनको हेल्प करेंगे। लेकिन फिर आप देखते हैं कि आसपास वाले तो बहुत शांत है और जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है देखने के लिए कि भाई ये इंसान क्यों गिर गया है, क्यों गिरा हुआ है वहां पे। तो आप भी सोचते हैं कि क्योंकि दूसरे भी शांति हैं, दूसरों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हो सकता है शायद कोई दिक्कत ना हो। इसे आप कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। ये क्योंकि अब ये क्या एक तरह का बैरियर है जो आपको हेल्प करने से रोक रहा है। अगर आप उसको इमरजेंसी समझ लेते कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, अपन को चेक कर लेना चाहिए, तो कर लेते। बट आप देखते हैं कि भाई दूसरे भी नहीं कर रहे, तो मैं भी क्यों करूं, हो सकता है सिचुएशन इतनी खराब नहीं होगी, तभी तो कोई नहीं देख रहा है, तभी तो कोई नहीं रुक रहा। तो इफ अदर्स आर काम, यू थिंक दैट मे बी इट्स नॉट दैट सीरियस एंड ही इज मेकिंग सम काइंड ऑफ रील्स और समथिंग। तो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, समझ में आ गया। फिर अब क्या होगा, यू विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर यह होगा कि चलिए आपने ये तो देख लिया कि ये इमरजेंसी है, और आप रुक गए हैं, आप क्या और भी 10 लोग वहां पे रुक गए हैं, देखा उन्होंने कि कोई आदमी है वो गिरा हुआ है वहां पे रोड पे, और आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग इस तरीके से रुक गए हैं, और ये बेचारा जो है ये यहाँ पे गिरा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरीके से खड़े हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे या तो कोई भी एक जना एम्बुलेंस को कॉल करेगा और इनको क्या करेगा, हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, करेगा जो भी है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये देखते हैं कि अच्छा, ओह यहाँ पे कोई गिर गया है, अरे रे क्या हो गया इसको, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये सोचता है कि भाई मैं तो क्यों लेके जाऊं, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वहां पे फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, फिर वहां पे पूछेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमको तो पता ही नहीं है, क्या बताएंगे हम, हमको अगर पकड़ लिया तो। इतनी सारी चीजें हम सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि भाई मैं ही क्यों करूं कॉल, कोई भी कॉल कर देगा, कोई भी एम्बुलेंस को बुला लेगा, कोई भी साथ में चला जाएगा। तो या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई मैं कॉल करता हूँ, मैं साथ में जाऊंगा, मैं लेके करता हूँ सब कुछ। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप सोचते हैं कि भाई दूसरे भी तो कर सकते हैं वो चीज, हम ही क्यों करें, कोई भी कर देगा। तो पहली सिचुएशन, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे या फिर इग्नोर करोगे, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जितने ज्यादा लोग, उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन हो। इसे आप बाय स्टैंडर्ड्स इफेक्ट भी कहते हैं।
एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने के लिए और वहां पे देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद उनको हॉस्पिटल लेके जाए अपनी गाड़ी में। दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, और भी कर सकते हैं। कोई क्राइम होता हुआ देखते हैं, कोई और चीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई और भी वो चीज कर लेगा, कोई और उसको रिपोर्ट कर देगा, हम क्यों करें, हम क्यों फंसे, वो चीज है। तो उसे आप डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसको बाई स्टैंडर्ड्स इफेक्ट भी कहते हैं। और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये याद रखना। कम होते हैं तो हमें लगता है कि एक ही जना है, आप ही हो सिर्फ, तो आपको लगेगा अब मैं ही हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, और तो किस पे डाले हम, तो मुझे ही करना पड़ेगा। बट अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो होता है कि मैं क्यों करूं, कोई भी कर लेगा फिर तो। अच्छा ठीक है, बट आपने, चलो आप अच्छे हैं, आपने सोच लिया कि भाई आई विल हेल्प, मैं हेल्प करूंगा, बाकी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नो अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे हेल्प करनी है। ठीक है, अब लेट्स से आप यहाँ पर ना, आप किसी दूसरी कंट्री में आए हैं, आप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, फिर आपने देखा कि ऐसा ऐसा कोई हुआ है, ऐसा ऐसा कोई सिचुएशन हुई है, बट अब आपको ये नहीं पता है कि कॉल किसको करना है, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए मुझे नंबर क्या डायल करना है, आपको वही नहीं पता है। आपको अब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास खुद की गाड़ी तो नहीं है, अब बोले आपको कैब्स कैसे मिलेंगी, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं, हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब वो चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ फर्स्ट एड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इज इट अलाउड और नॉट, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो ये सब चीजें, तो आपके पास, आपको पता है क्या कैसे हेल्प करनी है, डू यू नो हाउ टू हेल्प। अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आप हेल्प कर देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है शायद आप हेल्प ना कर पाए, एंड देन यू विल प्रोवाइड हेल्प, यू डिसाइड टू हेल्प, आप हेल्प करते हैं, एक्शन लेते हैं, यू डिसाइड टू हेल्प एंड टेक एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले क्या होगा, यू विल, आप नोटिस करेंगे कि कुछ अनयूजुअल इवेंट हुआ है, नोटिस द इवेंट, उसको इंटरप्रेट करो, इमरजेंसी है। अब अगर उसको इंटरप्रेट नहीं करते हो तो क्या होती है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस होती है। आपसे पूछेंगे कि कौन से स्टेज में प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस होती है, आप कहेंगे स्टेज 2 में होती है, सेकंड स्टेप में होती है। फिर क्या होता है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करेंगे तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बाय स्टैंडर्ड्स इफेक्ट आएगा। देन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली है तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हेल्प करनी है, अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से हेल्प करनी है तो आप आगे हेल्प नहीं कर पाओगे, बट इफ यू नो हाउ टू हेल्प, तब आप डिसाइड करते हो, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि आपको हेल्प करनी है या नहीं करनी है। तो दीज आर 5 स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपके पास हिंदी में भी लिखी हुई है, ये बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट के बारे में है। तो ये एक लेडी थी जिनका न्यूयॉर्क की आई थिंक ये बात है 1964 की, आप देख रहे हैं, इनका इनकी बिल्डिंग के नीचे मर्डर किया गया, एंड 37 लोग थे वहां पे जो ये चीज होते हुए देख रहे थे, बट किसी एक ने भी इतनी हिम्मत नहीं करी कि वो पुलिस को कॉल कर दे, आप उनको बचाने की तो छोड़िए, किसी ने इतना भी नहीं किया कि वो किसी को इन्फॉर्म कर दे, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। 37, देखिए 37 लोगों ने ये चीज होते हुए देखी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम कर दें। सब क्या सोच रहे थे, भाई कोई भी कर देगा, मैं क्यों इन चीजों में पढ़ूं, बट दे वर स्टैंडिंग देयर एंजॉयिंग ऑल दैट, यू नो। तो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं कॉन्फिगरल मॉडल ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि हम ओवरऑल जब लोगों का इंप्रेशन किस तरीके से बनाते हैं, कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, वो हम किस बेसिस पे बनाते हैं, और उनके किसने दिया, सॉलोमन एश ने दिए। और इंसानों के अंदर बहुत सारी ट्रेट्स होती है, हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर क्या बहुत सारी ट्रेट्स हैं हमारे पास, लेकिन हर ट्रेट की, हर गुण की उतनी क्या होती है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, कुछ की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कुछ की कम होती है, कुछ कम मैटर करती है, कुछ ज्यादा मैटर करती है। जैसे सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल ट्रेट्स क्या है, आपके डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, जिनके बेसिस पे आप क्या करते हैं, किसी का इंप्रेशन बनाते हैं, कोई कैसा है। तो ये बहुत पावरफुल होती है, और ओवरऑल इंप्रेशन मैनेजमेंट में
ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। आप किसी से मिले हैं, अब वो ऑनेस्ट है या नहीं, आपके फ्रेंड है लेट्स से कोई आप, है ना? अब वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो सच्चे हैं कि नहीं है, वो ज़्यादा मैटर करेगा कि या फिर ये मैटर करेगा कि वो लेट हो जाते हैं। आई थिंक ये मैटर करेगा कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है, वो आपसे सच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वो हर दिन आपसे झूठ बोलते हैं लेकिन टाइम से आते हैं, टाइम से क्लास पहुँच जाते हैं। तो क्या मतलब आपके लिए क्या मैटर करेगा ये ना कि वो आपके साथ सच्चे हों, ट्रूथफुल हों, ऑनेस्ट हों, ना कि दूसरों के पास जाके आपके बारे में बुराइयाँ कर रहे हों, बोल रहे हो कि ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है। हाँ, आपके दोस्त हैं तो आपके होने चाहिए वो। तो सेंट्रल ट्रेट क्या होगी? ऑनेस्टी, कि वो ऑनेस्ट हैं, वो काइंड है, वो दूसरों की हेल्प करते हैं। ये आपके लिए सेंट्रल ट्रेट्स होगी, ना कि ये कि वो इंडिविजुअल क्या है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है या थोड़ा-सा लेज़ी है, क्लमज़ी है, कोई भी काम ढंग से नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि उसका अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, ना कि छोटी-छोटी चीज़ें कि वो पोलाइट वाली बात करता है कि नहीं करता, शांत रहता है कि ज़्यादा बोलता है, तो लेट हो जाता है, पंक्चुअल इतना नहीं है। वो चीज़ें हमारे लिए कम मैटर करती है, हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है उसका बेसिकली ओवरऑल अच्छा होना। तो सेंट्रल ट्रेट्स वो होती हैं और ये पेरिफेरल ट्रेट्स का थोड़ा वीकर इम्पैक्ट होता है ओवरऑल इंप्रेशन पे, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतना इंपॉर्टेंस इनका नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर देंगे, हाइप कर देंगे, और नोट्स के लिए क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे ड्राइव के लिंक है, इसके जो नोट्स हैं आपको वहां पे ड्राइव के फोल्डर पे मिल जाएंगे। चल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू।